जेई मेन के लिए 150 दिन रह गए। ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका 11th में बैकलॉग है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 12th में भी बैकलॉग बनता जा रहा है। आपने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया। जो पुराने पाप के बीज हैं वो अब पेड़ बन के खड़े हो गए। अब उनको काटने का क्या उपाय है? बैकलॉग कवर करने का एक गोल्डन रूल 99 परसेंटाइल अचीव कर पाए। क्योंकि प्लान्स तो मेरे बहुत सारे बन जाते हैं, पर अगर मैं उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ। 99 परसेंटाइल का ड्रीम हर स्टूडेंट लेकर चलता है जब वो जेई का प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, लेकिन अचीव वही कर पाता है जो थ्रू आउट मोटिवेटेड रहकर सही गाइडेंस और सही मेंटरशिप में लगातार मेहनत करता रहता है। अब हमारे पास जेई मेन के लिए 150 दिन रह गए। इसमें हमारे पास 3 तरह के स्टूडेंट्स हैं। एक स्टूडेंट्स हैं जो क्लास 11 से लगातार बढ़िया पढ़ाई करते हुए आ रहे हैं और क्लास 12th में भी अप टू डेट है, हर क्लास हर होमवर्क लगातार करते आ रहे हैं। लेकिन 2 कैटेगरी और हैं सर। एक ऐसे स्टूडेंट भी हैं जिनका 11th में बैकलॉग है, कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 12th में भी बैकलॉग बनता जा रहा है। क्या वो अभी क्या स्टेप्स लें जिससे वो आने वाले 150 दिनों में 99 परसेंटाइल अचीव कर पाए? देखिए, बीमारी का इलाज करने से पहले जरूरी है बीमारी को पहचानना। तो इसके लिए हमें शुरुआत करना पड़ेगी उसके डायग्नोसिस से। तो हमें एक डायग्नोस्टिक शीट तैयार करना होगी हर सब्जेक्ट के लिए। एक दिन का पूरा टाइम देंगे आपकी प्रीवियस स्टडीज और प्रिपरेशन लेवल को थॉरोली चेक करने के लिए। आप उस शीट में चैप्टर का नाम, उसमें मॉड्यूल्स, उसमें ईएलपी प्रैक्टिस शीट, इसके अलावा पीवाईक्यू और कोई रेफरेंस बुक अगर आपने अप्लाई किया है पहले तो ये 5 कॉलम हो जाएंगे। और उसमें ऑनेस्टली आपको अपना रियल स्टेटस फीड करना है, जिससे आपकी एक डायग्नोस्टिक शीट तैयार हो जाएगी और जिसके बेसिस पर हमें डिसाइड कर पाएंगे कि मेरा प्रेजेंट स्टेटस क्या है। बिल्कुल सर, अगर एक बार सीट तैयार हो जाए, हमें अपनी कमियां पता चल जाए तो उस पर एक्शन लेना हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है। जी, एक्चुअली क्या है, यदि आपने एक डायग्नोस्टिक शीट तैयार की है तो उसमें एक और चीज ऐड ऑन करनी चाहिए कि हमें रेलेवेंस चेक करना चाहिए। रेलेवेंस इन द सेंस कि जैसे आपने अपने स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई कर लिया। यदि आपके टॉपिक्स जो स्ट्रॉन्ग हैं वो ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं तब तो बहुत अच्छी बात है, आपकी कम मेहनत में आप अपना रिकवर कर सकते हैं सब कुछ। लेकिन यदि अपोजिट सिचुएशन है कि जो टॉपिक्स हमारे वीक हैं और उनका रेलेवेंस ज्यादा है, वेटेज ज्यादा है एग्जामिनेशन में, तो हमें थोड़ी स्ट्रैटेजी उसके अकॉर्डिंग बनानी चाहिए। तो रेलेवेंस को हम जरूर चेक करें कि हमारे स्ट्रॉन्ग और वीक एरियाज का वेटेज वाइज कितना रेलेवेंस है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपके वीक एरियाज है उसको आइडेंटिफाई करना है, फिर उसमें जो रिलेवेंट टॉपिक हैं उन पर स्ट्रेटेजिकली मेहनत करनी है। सर, स्टूडेंट्स ने पूरा अपना सीट बना लिया है, प्रॉपर स्टडी प्लान तैयार कर लिया है कि आगे अब लेक्चर मिस नहीं करना है, टाइम टू टाइम होमवर्क करते रहना है। लेकिन जो 11th के बैकलॉग हैं, जो पुराने पाप के बीज हैं, वो अब पेड़ बन के खड़े हो गए। अब उनको काटने का क्या उपाय है बच्चों के पास? जी बिल्कुल, एक्चुअली बैकलॉग कवर करने का एक गोल्डन रूल है कि आप नया बैकलॉग क्रिएट ना होने दें। और नया बैकलॉग क्रिएट ना होने दें का मतलब ये सिंपली ये है कि आपकी जो प्रेजेंट प्रिपरेशन चल रही है, जो करंट टॉपिक्स आपके हैं, उनको आप वैसे ही चलने दें, उनको कवर करते जाएं और कुछ एक्स्ट्रा आवर्स डेवलप करने की कोशिश करें, जनरेट करने की कोशिश करें, जिसमें कि आप अपने पुराने टॉपिक्स को, जैसा कि आप बोल रहे हैं कि वो जो जंगल है, जो वीड्स डेवलप हो गई है, उनको आपको काटना है। इसका मतलब आपको प्रॉपरली टाइम मैनेज करना है और बैकलॉग इस तरह से नया बैकलॉग क्रिएट ना होने देते हुए पुराने को आप मैनेज करते चलिए। साथ ही मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि बैकलॉग क्रिएट होने में क्या होता है कि आप जब उसको कवर करने की कोशिश करते हैं तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर, इन द सेंस कि आपने कहीं बैकलॉग को कवर करने में सारे डिफिकल्ट टॉपिक्स एक साथ तो नहीं ले लिए। आपके पास में यदि कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि हमारे पास एक डिफिकल्ट टॉपिक है और एक इजी टॉपिक है, एक एवरेज लेवल का टॉपिक है, तो बैकलॉग कवरेज बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है। लेकिन फिर भी सर, एक साथ 3 सब्जेक्ट हैं और तीनों के बैकलॉग अगर हैं तो टाइम मैनेजमेंट एक डिफिकल्ट टास्क बच्चों को लगता है। बिल्कुल, टाइम मैनेजमेंट का एक बहुत फेमस रूल है जो कहता है वर्क एक्सपेंड इटसेल्फ टू द अवेलेबल टाइम। अगर एक चैप्टर में एक दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ या 2 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ,
और अगर मैंने उसे 5 दिन का टाइम दे दिया है तो वो काम 5 दिन में ही खत्म होगा। तो मुझे ये देखना है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट टॉपिक कितना है और मुझे कितने दिन में वो कंप्लीट कर सकता हूँ। बट एट द सेम टाइम इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डुएबल टास्क रखें, अचीवेबल Yes. टास्क रखें, इम्पॉसिबल टास्क नहीं रखें। एग्जैक्टली। कि एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं इसको 2 दिन में खत्म कर दूंगा, नहीं हो पा रहा है, तो उससे आपका क्या होगा, मोरल डाउन होगा कि अगर आपने जो टारगेट रखा है उसका अगर आप अचीवमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो फिर मन में एक ऐसा फील आता है कि इसको करने का कोई फायदा नहीं है। तो जरूरी यह है कि आप पार्ट्स में, चंक्स में काम करें, डुएबल टारगेट्स रखें और उसको अचीव करने के लिए कोशिश करें। बहुत ज्यादा समय भी ना दें क्योंकि उसमें काम अपने आप एक्सपेंड हो जाएगा, और बहुत कम समय भी ना दें कि वो काम हो ही ना। एक बैलेंस आउट करना पड़ेगा, एक बीच का सिचुएशन लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल। और देखिए, प्लानिंग एक बार करें, बार बार प्लानिंग ना करें और एग्जीक्यूशन पे ज्यादा ध्यान दें। क्योंकि प्लान्स तो मेरे बहुत सारे बन जाते हैं, पर अगर मैं उसे एग्जीक्यूट ही नहीं कर पा रहा हूँ तो उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। जैसे आपका एक फेमस डायलॉग भी है कि मैं 25 साल से जिम जा रहा हूँ, बिल्कुल, प्लान का। कि मैं कल से स्टार्ट कर दूंगा और वो कल कभी नहीं आएगा। तो प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन पे काम करना है और डुएबल टारगेट रखना है, प्रैक्टिकल टारगेट रखना है। यहाँ तक सर बिल्कुल बढ़िया, सब कुछ बच्चे स्ट्रेटेजी बना के सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है। बिल्कुल। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है और हम लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के पास जा रहे होते हैं तो एक एक्स्ट्रा प्रेशर वो बोर्ड एग्जाम का बच्चों के ऊपर आने ही लगता है। और इसमें एक नेसेसरी क्राइटेरिया भी है कि 75% स्कोर करना ही है बोर्ड में, अगर आप जेई मेन, जेई एडवांस के थ्रू कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते। तो इसकी वजह से जो प्री बोर्ड और प्रैक्टिकल ये सब आने लगता है, अननेसेसरी कहें या एक्स्ट्रा प्रेशर कहें, इसमें बच्चे कैसे खुद को काम और कंपोज रह के दोनों एग्जाम को एक साथ मैनेज करते हुए चलें और दोनों में मैक्सिमम आउटपुट ला सकें। यस। सबसे पहले तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि एक माइंडसेट सबसे पहले आप अपना इस तरह से बना के रखिए कि आप बोर्ड्स की तैयारी और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस लगभग 80 to 90% सिलेबस कॉमन है। तो यदि 80 to 90% सिलेबस आपका से कॉमन है, इसका मतलब आपको केवल फंडामेंटल्स पे फोकस करना है। केवल वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस अलग होता है। यदि हम बोर्ड्स की बात करें और कॉम्पिटिटिव लेवल की बात करें तो क्वेश्चन पूछे जाने के तरीके में डिफरेंस है। सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में, जबकि वहीं पर एमसीक्यूज या डिफरेंट टाइप के सेक्शंस के फॉर्म में क्वेश्चन फेस करना है। एप्लीकेशन लेवल आएगा आपके कॉम्पिटिटिव लेवल पर। तो इट्स वेरी सिंपल कि आपको दोनों एग्जाम्स को अलग अलग तरीके से डील करना है, लेकिन विद द सेम सिलेबस। अब इसमें बच्चों को सर एक डिफिकल्टी क्या आती है कि वो पिछले 2 साल से एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, है ना, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उनका आंसर राइटिंग या बोर्ड ओरिएंटेड जो एग्जाम है उस पे स्विच करने के लिए क्या स्ट्रेटेजी उनकी होनी चाहिए, एकदम से ये जो जंप आएगा उसको कैसे वो स्मूथ ट्रांजिशन करें? देखिए, जब आप बोर्ड के एग्जाम के लिए, जब आपका एक दिमाग में प्रेशर आ चुका है और जैसा सर ने बताया कि आप दोनों को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं, तो अब तीसरी चीज आपके साथ आ रही है कि आपको राइटिंग प्रैक्टिस, आपको क्वेश्चंस को याद करना है और उसको लिख कर देखना है। देखिए, जेई की प्रिपरेशन में आपको सब कुछ आता है, पर वो आप कॉपी पर रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कई बार ऐसा बच्चों ने, मैंने देखा है कि बच्चे कहते हैं कि सर मैं वही लिख के आया जो सही था। बात सही या गलत की नहीं है, सही तो था, पर क्या वो उस प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में था जैसा कि एग्जाम के लिए रिक्वायर्ड है? क्योंकि बोर्ड एग्जाम की रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह से होती है कि आपको हर चीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट में आपको आंसर करना होता है। भले ही आप सब कुछ चीजें वही लिख रहे हैं, पर जो काम की चीजें वो अगर आपने नहीं लिखी तो वो अब डेफिनेटली आपके मार्क्स लूज करने का कारण बन सकती है। और उसमें प्रेजेंटेशन भी मैटर करता है कि आप किस तरह से अपने आंसर को प्रेजेंट करते हो। बिल्कुल। देखिए, आप एग्जामिनर के सामने नहीं खड़े, आपकी कॉपी है, कॉपी आपके नॉलेज को रिप्रेजेंट कर रही है। आप बोले मुझे सब कुछ आता है, पर अगर आपकी कॉपी उस चीज को रेप्लिकेट नहीं कर पा रही है तो डेफिनेटली ये मार्क्स लूज करने का एक बड़ा कारण बनती है। क्योंकि उस कॉपी को देख के एग्जामिनर जज करेगा कि आप पढ़ने में कितने अच्छे हो। उसको नहीं पता कि आपको सब कुछ आता है। आप जो लिख कर आए हो आपको इतना ही आता है, वो तो एग्जामिनर मान लेगा। बिल्कुल। तो पूरा अलग अप्रोच है, थोड़ा सा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, और इसमें सर
हम लोग अनअकैडमी इंदौर की तरफ से क्या कुछ इनिशिएटिव या कुछ नई चीजें कराते हैं बोर्ड के लिए अलग से? बिल्कुल, हम हर साल बोर्ड स्पेसिफिक वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाते हैं अनअकैडमी इंदौर पर, जो हमारे एक्सपर्ट एजुकेटर्स के द्वारा ली जाते हैं, जिसमें हम प्रीवियस बोर्ड्स के पेपर्स, मॉक पेपर्स, इस तरह के एनालिसिस, आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी और कुछ मॉक बोर्ड पेपर्स हम लोग यहाँ पर करवाते भी हैं बच्चों के, जिसको हम एनालाइज करके और चेक करके उनको बताते हैं कि तुम्हारी क्या गलतियां हैं और कहाँ इंप्रूवमेंट के चांसेस है। तो इस साल भी हम उन वर्कशॉप के साथ में आएंगे और कुछ इम्प्रूव्ड प्लान के साथ में आएंगे, जो हम जल्दी ही रिवील करेंगे। सस्पेंस है ये। जी, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है सर, बैकलॉग भी कंप्लीट होता जा रहा है और बोर्ड के लिए भी हमने पैरेलल अरेंजमेंट कर दिए हैं। यस, लेकिन बोर्ड से पहले जनवरी का जेई मेन आना है, तो हमें यह भी थोड़ा ध्यान रखना होगा कि बच्चों का फोकस पूरा बोर्ड पे ना शिफ्ट हो जाए। तो इसके लिए लास्ट के जो 40 दिन होंगे, 30-40 दिन, 20 जनवरी के आसपास लास्ट वीक में जेई मेन होगा, तो लास्ट के 30-40 दिन में उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ताकि उनका जो गोल है 99% उससे वो शिफ्ट ना हो जाए? एग्जैक्टली। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि बेस्ट वे ऑफ रिवीजन यदि हम देखें तो वो होता है PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? तो एटलीस्ट आप लोगों को 10 इयर्स के प्रीवियस ईयर पेपर्स सॉल्व करना चाहिए। उसका तरीका ये होगा कि आप अप्रोक्सीमेटली 8 इयर्स के तो चैप्टर वाइज पेपर सॉल्व करिए, चैप्टर वाइज क्वेश्चन सॉल्व करिए जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं, और 2 साल के पेपर्स को आप पेपर वाइज सॉल्व करें। इसके पीछे सर क्या रीजन है कि हम लोग 8 साल तो उसको बोल रहे हैं कि चैप्टर वाइज करो आराम से, लेकिन लास्ट के जो 2 ईयर है वो हम लोग पूरा पेपर के फॉर्म में कर रहे हैं? देखिए क्या होता है, हर चैप्टर का एक फ्लो होता है। जब हम चैप्टर वाइज प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो मेरे दिमाग में उस पर्टिकुलर चैप्टर का फ्लो है, उसके फॉर्मूले फीडेड है, तो मुझे उसको सॉल्व करने में टाइम कम लग रहा है, एफिशिएंसी ज्यादा मिल रही है। पर एग्जाम में एक ही चैप्टर से सारे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, तो जब आपके पास में एक मिक्स बैग आएगा जिसमें सभी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ इजी होंगे, कुछ टफ होंगे, और सारे चैप्टर्स के जब क्वेश्चंस आपके पास आएंगे तो उस वक्त मेरा जो कंसंट्रेशन है उसका फ्लक्चुएशन होगा, तो मुझे फाइनल एग्जाम में उसी पैटर्न पे जाना है। तो इसलिए जरूरी है कि मैं अपने आप को कंडीशन करूं उस फाइनल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कम एक रियल एग्जाम के पहले अगर मैं 2 साल के पेपर्स, और 2 साल के पेपर्स मतलब रफली अपन 20 पेपर्स मान लें कि 5 दिन आपके पास में इधर चल रहा है, 5 दिन इधर चल रहा है, 40 पेपर्स मान लें, क्योंकि 5x2 एक सेशन में, वैसे ही 5x2 20 दूसरे सेशन में, तो लगभग 40 पेपर्स की बात कर रहे हैं। हाँ। तो अगर ये पेपर्स आपने पेपर फॉर्मेट में दे दिए तो आप इतने ज्यादा कंडीशन हो जाएंगे कि जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे तो वो भी आपको एक मॉक टेस्ट जैसा ही लगेगा और आप अपना ऑप्टिमम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और इसको और बढ़िया फील लेने के लिए आप टाइम स्लॉट भी वही रखें, 9 से 12, और जो इवनिंग शिफ्ट में उनका टाइमिंग रहता है 2 से 5, वही टाइमिंग भी रखें पूरा। मतलब जैसे युद्ध से पहले मॉक ड्रिल की जाती है वो पूरा 40 मॉक ड्रिल है आपका, है ना? बिल्कुल। तो इसके लिए हम लोग सेंटर पे भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हाँ, लास्ट ईयर जैसा ही बिल्कुल। मुझे याद आ रहा है हम लोगों ने किया था ऐसा। बिल्कुल करते हैं हम लोग यहाँ पर बच्चे जो है उनको यहाँ पर बुलाकर और यहीं पर बिठाकर उसी टाइम जो आपने बोला है कि 9 से 12, 2 से 5, उस टाइम पर हम लोग पेपर यहाँ पर कंडक्ट करवाते हैं। तो इसमें सर बच्चों को PYQs 2 पार्ट में करने हैं, कुछ चैप्टर वाइज करने हैं, कुछ फुल टेस्ट के रूप में करने हैं। PYQs के अलावा हम लोग कुछ मॉक टेस्ट भी ऑफर करते हैं, और उसका क्या फ्रीक्वेंसी रहना चाहिए और क्या क्या टेस्ट हम लोग ऑफर करते हैं सर अनअकैडमी सेंटर की तरफ से? देखिए, अनअकैडमी सेंटर बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करता है, बहुत अच्छे से प्लान करता है, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स के रिक्वायरमेंट्स पता है, उसकी क्या ज़रूरत है इस टाइम पर, किस तरह से सारे टेस्ट प्लान होना चाहिए। तो इसमें अनअकैडमी का होता है एक UITS, मतलब अनअकैडमी ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज के टेस्ट होते हैं। URTS होता है, अनअकैडमी रिवीजन टेस्ट सीरीज होती है, और उसके अलावा हम लोग CBTs भी कंडक्ट करते हैं। ओके, हमने सर लास्ट ईयर बच्चों से CBT का बहुत बढ़िया फीडबैक हमें मिला था। बच्चे बता रहे थे कि हमें बिल्कुल जो जेईई मेन था उसमें कुछ नया फील ही नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो टेस्ट हो रहे थे वो बिल्कुल जेईई मेन की तरह थे। तो इस पर थोड़ा सा आप सर इसको डिटेल में एक्सप्लेन करोगे, क्या कैसे अरेंजमेंट रहता है उसमें?
बिल्कुल, सीबीटीज जो हम लोग करवाते हैं, हम उन्हीं सेंटर्स को ऑप्ट करने की कोशिश करते हैं जहां पर एक्चुअल जेई की एग्जाम होती है, और उसको उसी तरीके से उन्हीं टाइमिंग्स पर, और साथ ही साथ पूरी प्रोसेस वही कि अगर आपको 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना है तो वहाँ भी आपको 1 घंटे पहले रिपोर्ट करना है। आपको एडमिट कार्ड इशू होगा, आपको आधार कार्ड लेके जाना है, और जो भी आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स लगते हैं एक्चुअल जेई में, वो हर बार आपको लेके जाना होते हैं, ताकि बच्चा किसी भी लेवल पे आके कोई गलती ना करे फाइनल एग्जाम के टाइम पर। तो वो सारी प्रोसेस के थ्रू जाने के बाद में, और उन्हीं टाइमिंग्स पर जो जेई मेन के टाइमिंग्स होते हैं, वहां पर एग्जाम देनी होती है, और उन्हीं सिस्टम पर एग्जाम देनी होती है जिस पर कि वो रियल एग्जाम देता है। इसीलिए मुझे ये सारे फीडबैक मिले थे कि एकदम कुछ नया नहीं फील हो रहा था। तो ये अनअकैडमी इंदौर की तरफ से इतने सारे टेस्ट ऑफर किए जाते हैं, और जिसमें सबसे बढ़िया रियल एग्जामिनेशन का फील लेने के लिए सीबीटी बेस्ट है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। तो हम लोगों ने एक एक चीज पर सर शुरू से लेके लास्ट तक बात किया कि आज से लेके जनवरी तक थ्रू आउट बिल्कुल। क्या प्लानिंग होनी चाहिए। Yes. इसके अलावा हम लोग अनअकैडमी के सारे एजुकेटर्स तीनों ही सेंटर पर हमेशा अवेलेबल रहते हैं थ्रू आउट, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको असिस्ट करने के लिए। और आप जो भी डाउट क्वेरीज है आप हमसे ऑफलाइन भी पूछ सकते हैं, और जो हमसे डायरेक्ट नहीं जुड़े हैं सर वो कमेंट पे पूछ सकते हैं। हम लोग टाइम टू टाइम इस तरह के सेशंस ऑर्गेनाइज करते रहेंगे ताकि उनका भी हेल्प हो सके। और अगर आपको डायग्नोस्टिक सीट चाहिए जिस पर आप सब कुछ एनालिसिस कर सकें, तो वो हमने ऑलरेडी तैयार कर रखा है आप लोगों के लिए। आपको सिंपली कमेंट में लिख देना है सीट पीडीएफ। इसके अलावा आपको ऑल द बेस्ट आगे की तैयारी के लिए। आप लोग बहुत बढ़िया तैयारी करें, और हम लोग अगले सेशन में मिलेंगे सर फिर। बिल्कुल, ऑल द बेस्ट। All the best.